नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के एक अध्याय की बात करना चाहते हैं और जिस अध्याय का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। यहाँ पर ये एक व्यंग लेख है जिसमें लेखक हरिशंकर परसाई ने व्यंग किया है। किस पर व्यंग किया है? दिखावा करने वाले लोगों पर और अवसरवादी लोगों पर यहाँ व्यंग किया गया है। ठीक है, किसके माध्यम से? प्रेमचंद के माध्यम से। प्रेमचंद कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जो महान उपन्यासकार हैं। उनके सादा जीवन को संकेत करते हुए यहाँ पर अवसरवादी लोगों पर और दिखावा पसंद लोगों पर व्यंग किया गया है लेखक के द्वारा। तो समझते हैं सबसे पहले लेखक के बारे में। तो लेखक है हरिशंकर परसाई। इनका जन्म हुआ है 1922 में और इनका निधन हुआ है 1995 में। ठीक है, और इनकी कुछ रचनाएं हैं रानी नागफनी की कहानी, पगडंडियों का जमाना और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सी कहानियाँ, उपन्यास, ये सब चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो फिर समझते हैं लेखक की विशेषताएं। लेखक ने ये जो व्यंग लेख लिखा है इसके माध्यम से कुछ बातें हम लेखक की समझ सकते हैं। तो लेखक के बारे में हम समझते हैं कि लेखक एक सफल व्यंग्यकार है। उन्होंने लेखक ने व्यंग किया है, कटाक्ष किया है, आक्षेप किया है, आरोप किया है। ठीक है, किसके माध्यम से? प्रेमचंद के माध्यम से। प्रेमचंद की जीवन शैली को यहाँ प्रस्तुत किया गया है और कहीं कहीं प्रेमचंद पर भी व्यंग कर दिया गया है। ठीक है, और जो दिखावा जो करते हैं लोग, ठीक है, आज का जो जीवन है वो उपभोक्तावादी जीवन हो गया है। अधिक से अधिक उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और वो दिखावे को ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी वास्तविकता कुछ और है और वो दिखाना कुछ और चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लेखक ने एक अच्छी शैली में सफल व्यंग उन्होंने किया है, तो उनको सफल व्यंग्यकार हम कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी विशेषता है कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व का सहज उद्घाटन यहाँ किया गया है। ठीक है, तो प्रेमचंद के बारे में यहाँ बताया कि उनका जो जीवन था वो सादा जीवन था, उच्च विचार वाले वो थे। और प्रेमचंद की जो जीवन शैली थी वो क्या थी? बिल्कुल ही सामान्य जीवन वो जीते थे। इतने बड़े उपन्यास, वो सम्राट कहलाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबों का, शोषितों का, मजदूरों का, किसानों का उन्होंने वर्णन किया, दलितों का वर्णन किया। उन्होंने उनके अधिकारों के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में अपनी रचनाओं में बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है? इस चैप्टर में प्रेमचंद के बारे में बताया है। ठीक है, प्रेमचंद का व्यक्तित्व किस प्रकार का था वो यहाँ बताया गया है। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है? महान साहित्यकारों की दयनीय आर्थिक दशा के कारण वो चिंतित थे। कौन? लेखक हरिशंकर परसाई। ठीक है, वो कहते थे कि इतने महान जो उपन्यासकार हैं जैसे प्रेमचंद हैं, तो इतने महान उपन्यासकार होने के बाद भी वो कितने अभावों में अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है ना, तो साहित्यकारों की खराब आर्थिक दशा के कारण वो चिंतित थे। कौन? लेखक हरिशंकर परसाई। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा गया है कि दोहरे व्यक्तित्व वाले लोगों पर व्यंग किया है। किसने? लेखक ने। दोहरे व्यक्तित्व का मतलब है कि जो कहते कुछ और हैं। ठीक है, जैसे हम राजनीति में देख सकते हैं, जो राजनेता होते हैं वो चुनावी वादे करते हैं। चुनाव से पहले, इलेक्शन जब होते हैं तो उससे पहले वो वादे कर जाते हैं कि मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी जी और जान लगा दूंगा। ठीक है, लेकिन वो चुनाव को जीतने के बाद में उस क्षेत्र की ओर देखते भी नहीं हैं। ठीक है, विकास करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना, तो उनकी कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है, उनके व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है। वो
अच्छे लोगों का, सबल लोगों का तो वो साथ देते हैं, लेकिन जो निर्बल लोग हैं, बेसहारा निराश्रित जो लोग हैं, उनके प्रति वो देखते भी नहीं हैं, उनके प्रति वो अपना कर्तव्य पालन नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आजकल के सभी व्यक्तियों का, मनुष्यों का जो जीवन हो गया है, वो दोहरा व्यक्तित्व वो दिखाते हैं, मुखौटा लगा कर रखते हैं सभी। ठीक है ना। मुखौटा किस प्रकार का कि उनकी विचारधारा तो अलग प्रकार की है, लेकिन वो दिखाते कुछ और हैं। ठीक है ना। दिखावा करना वो पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेखक हरिशंकर परसाई की कुछ विशेषताओं के बारे में समझा। तो ये 4 विशेषताएं हमने यहाँ पर समझी है। वो सफल व्यंग्यकार थे, प्रेमचंद के व्यक्तित्व का उन्होंने उद्घाटन किया है, महान साहित्यकारों की खराब आर्थिक दशा के प्रति वो चिंतित थे, और दोहरे व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं उन पर व्यंग किया है। किसने? लेखक ने। ठीक है। तो ये तो हो गई लेखक हरिशंकर परसाई की विशेषताएं। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेमचंद के व्यक्तित्व की। इस चैप्टर में हरिशंकर परसाई ने मुंशी प्रेमचंद का वर्णन किया है। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में समझते हैं। तो प्रेमचंद का व्यक्तित्व किस प्रकार से था? अभाव युक्त जीवन वो जी रहे थे। अभाव मतलब कमी वाला। ठीक है। वो इतने प्रसिद्ध लेखक थे, इतनी अच्छी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, तो वो लोकप्रिय हो गए थे, पूरी जनता के बीच वो लोकप्रिय थे। बहुत से उपन्यास उन्होंने लिखे, गबन, गोदान, ठीक है ना, कर्मभूमि, रंगभूमि। तो इस प्रकार के वो उपन्यास उन्होंने लिखे, बहुत सी कहानियाँ उन्होंने लिखी, जिनके कारण वो बहुत से बड़े क्षेत्र में वो लोकप्रिय थे। लेकिन फिर भी वो किस प्रकार का जीवन जीते थे? अभाव से युक्त जीवन वो जी रहे हैं। ठीक है ना। उनके वो जो कपड़े हैं, वेशभूषा है, वो किस प्रकार की? फटी पुरानी है, चप्पलें उनकी टूटी हुई है। ठीक है ना। तो वो क्यों है? वो दिखावा नहीं कर रहे हैं। तो उनका जीवन कैसा है? अभाव से घिरा हुआ जीवन है, कमी है उनके जीवन में। मर्यादा युक्त है। ठीक है ना। मर्यादा वो निभाते हैं, वो देखते हैं कि मेरी कितनी सीमा है, कितना मुझे सम्मान दूसरे का करना चाहिए, अगर मुझे खुद को सम्मान पाना है तो। ठीक है। और संघर्षमय जीवन है उनका। संघर्ष का मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया है शुरू से। ठीक है। जो भी उनके जीवन में कठिनाइयाँ आई हैं, बुराइयाँ आई हैं, पुराने घिसे पिटे जो उनके विचारधारा उनके सामने आई है, उन सब से उन्होंने क्या किया है? संघर्ष किया है और अपने बात को स्थापित किया है, अपने सिद्धांत को स्थापित किया है। ठीक है। तो वो संघर्षों से घिरा उनका जीवन था, फिर भी वो उनका जीवन कैसा था? स्वाभिमानी। ठीक है। आत्मनिर्भर थे वो। ठीक है ना। उनके पास बहुत अभाव थे, कमियां थी, आर्थिक दशा उनकी बेकार कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे से मांगना पसंद नहीं करते थे। ठीक है। लेखक ने कहा है कि कुछ लोग तो फोटो खिंचाने के लिए भी बहुत सी चीज़ें मांग लेते हैं, कपड़े मांग लेते हैं, ठीक है ना, चश्मा और ये सब मांग लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से वो दिखावा करने के लिए दूसरों की चीज़ें मांग लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद को मांगना पसंद नहीं था। जैसा वो थे, बाहर से जैसा वो दिखते थे, वैसा ही वो अंदर से भी थे। उनका हृदय भी उसी प्रकार पवित्र था, साफ था। ठीक है। तो पहली बात हमने की कि उनका जीवन अभाव से घिरा हुआ था, मर्यादा युक्त उनका जीवन था, संघर्षों से घिरा हुआ था और स्वाभिमानी जीवन वो जीते थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सादगी और सहजता भरी जीवन शैली। सादगी पसंद वो करते थे, इतने बड़े पद पर वो स्थापित थे, लोग उनसे प्रेम करते थे, उनकी रचनाओं को चाहते थे। ठीक है। उनकी रचनाओं के प्रशंसक वो थे, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे? सादगी और सहजता भरा जीवन जीते थे। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन वो जीते थे। ठीक है ना। अपनी वो वेशभूषा भी सामान्य व्यक्ति की तरह रखते थे और किसी प्रकार का उनको आडंबर नहीं था। बाह्य आडंबरों से वो परे थे। बाह्य आडंबर मतलब ढोंग करना, पाखंड करना, ये सब उनके चरित्र में नहीं था। ठीक है। उसके बाद में लिखा है कि तीसरी जो विशेषता है वो है रूढ़िवादी विचारधाराओं पर व्यंग्य उन्होंने किया है। किसने? प्रेमचंद ने।
प्रेमचंद ने जो भी पुरानी सड़ी गली जो विचारधाराएं हैं उनको मानने से इनकार किया, उन पर व्यंग किया, ठीक है, कि नए दौर में नई परिभाषाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है ना। पुराना जो समय था उसके हिसाब से हमको अलग व्यवहार करना चाहिए और नया जो समय है उसके अनुसार हमें अपने व्यवहार को परिवर्तित करना चाहिए, ठीक है। तो वो रूढ़िवादी विचारधाराओं पर उन्होंने व्यंग किया है, कटाक्ष किया है। और अवसरवादिता का अभाव था उनके चरित्र में, उनका जो चरित्र था उसमें अवसरवादिता नहीं थी। अवसरवादिता का मतलब है कि वर्तमान समय में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं, किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठा लेते हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचाकर खुद को फ़ायदा पहुंचाने में थोड़ी सी भी वो लापरवाही नहीं बरतते हैं, ठीक है ना। यानी दूसरे का नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उसके नुकसान से हमें फ़ायदा होना चाहिए, ऐसी विचारधारा होती है लोगों की, ठीक है ना। कि लोगों का बुरा समय आ गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा समय आ गया है तो भी क्या करेंगे, हम उसके फ़ायदा उठाएंगे उसका, ठीक है, उसके पास हम उससे अर्थ लाभ कमा सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का लाभ हम कमाएंगे। तो वो होती है अवसरवादिता, किसी के अवसर का लाभ उठा लेना, फ़ायदा उठाना, किसी भी मनुष्य का, किसी भी स्थिति का। लेकिन लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद का जो चरित्र था वो क्या था, वो अवसरवादिता उसमें नहीं थी, वो लोगों का फ़ायदा नहीं उठाते थे, ठीक है, गलत फ़ायदा नहीं उठाते थे। तो ये कुछ बातें हमने पढ़ी प्रेमचंद के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ा, एक तो अभावों से घिरा जीवन था, मर्यादा से युक्त था, संघर्षों से भरा हुआ था और फिर भी उन्होंने स्वाभिमान से युक्त जीवन जिया, किसी के सामने वो मांगते नहीं थे, झुकते नहीं थे। और इतने बड़े लेखक होने के बाद में भी, उपन्यास सम्राट होने के बाद भी वो सादा जीवन जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जितने भी पुरानी विचारधाराएं हैं उन पर वो उन्होंने क्या किया, व्यंग किया। और अवसरवादिता को वो गलत मानते थे, वो मानते थे कि लोगों का गलत फ़ायदा नहीं उठाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हमने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की समझी है। उसके बाद में लेखक ने प्रेमचंद के लिए कुछ विशेषणों का उपयोग किया है, कुछ बताए हैं यहाँ पर विशेषण, कि प्रेमचंद को क्या कहा गया है। एक तो साहित्यिक पुरखा कहा गया है, पुरखे का मतलब होता है पूर्वज, साहित्यिक पूर्वज। तो लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखा यानी पूर्वज कहा है, क्योंकि उनकी रचनाएं बहुत पहले से लिखी जा रही हैं, ठीक है ना। और उनकी जो रचनाएं हैं सामान्य जीवन के लिए हैं, सामान्य लोगों के लिए हैं, तो इसलिए उनको क्या कह सकते हैं, साहित्यिक पूर्वज कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है जनता का लेखक, वो आम जनता के लेखक थे, ठीक है ना। किसी एक विशेष वर्ग की, अमीर वर्ग की वो बात नहीं करते थे, बल्कि आम जनता की वो बात करते थे, उनकी सामाजिक दशा की वो बात करते थे, उनके अधिकारों को वो जागरूक करने के बारे में बात करते थे, ठीक है ना। तो इसलिए उनको जनता का लेखक कहा गया, ठीक है, क्योंकि वो आम जनता की बात करते थे अपनी रचनाओं में। उनको उपन्यास सम्राट भी कहा गया। उपन्यास सम्राट का मतलब है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, जिनके कारण उनको उपन्यास का सम्राट भी कहा जा सकता है। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने उपन्यास लिखे हैं और उन उपन्यासों में आम जनता की पीड़ा को व्यक्त किया गया है, ठीक है। इसलिए उनको उपन्यास सम्राट भी कहा है लेखक ने। और उनको युग का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है, एक युग को शुरू करने वाला, एक युग को बनाने वाला, या कह सकते हैं ट्रेंड को सेट करने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद के लिए क्या कहा गया है, प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखा कहा गया है, जनता का लेखक कहा गया है, उपन्यास सम्राट कहा गया है, द किंग ऑफ नॉवेल्स, या फिर युग प्रवर्तक भी उनको कहा है लेखक ने, ठीक है।
उसके बाद में हम समझते हैं कि यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई है, 4 पंक्तियाँ दी गई है इस चैप्टर के अंदर, और उसका आशय हमको समझना है। ठीक है, इन 4 पंक्तियों का आशय समझते हैं जो लेखक ने कही है। सबसे पहली पंक्ति है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, और अब तो जूते की कीमत और भी ज़्यादा हो गई है, और एक टोपी पर, ठीक है, एक जूते पर अनेकों टोपियां न्यौछावर की जा सकती हैं, ऐसा लेखक ने कहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है समझिए कि जो ये जूता है ये किसका प्रतीक है? धनवान लोगों का प्रतीक है। जो धनवान लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, उनके बारे में कहा गया है। और जो टोपी है, टोपी इज्जत का प्रतीक है या विद्वान लोगों का प्रतीक है। टोपी विद्वान लोगों का प्रतीक है। ठीक है, तो लेखक हरिशंकर परसाई ने क्या कहा है कि जूता कीमती है। ठीक है, जूता कीमती है टोपी से। इसका क्या मतलब है कि कौन से आदमी की इज्जत होती है, कौन से आदमी को सम्मान दिया जाता है वर्तमान समय में? धनवान लोगों को, धनवान को, या जो सामाजिक रूप से सबल है, बलशाली है। तो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो बलशाली है उन लोगों का सम्मान किया जाएगा। किससे ज़्यादा? इन विद्वान लोगों से ज़्यादा। ठीक है ना, तो ज्ञान की पूजा नहीं होती है। ठीक है, वर्तमान समय की बात हो रही है, तो यहाँ विद्वानों की पूजा नहीं हो रही है, विद्वानों की इज्जत नहीं हो रही है। ठीक है, किसकी इज्जत हो रही है? धनवान लोगों की इज्जत हो रही है। और कितनी ज़्यादा हो रही है वर्तमान समय में? ये जो जूता है, या कह सकते हैं दिखावा जो है, ये और भी ज़्यादा बढ़ गया। दिखावे की कीमत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा भी कह सकते हैं। और कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर की जा सकती है। ठीक है, इसका क्या तात्पर्य है कि जो धनवान जो व्यक्ति है, एक धनवान व्यक्ति होगा, उसके ऊपर हम 25 विद्वानों को न्यौछावर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस व्यक्ति की इज्जत इन 25 विद्वानों से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो लेखक ने क्या कहा है कि वर्तमान समय उपभोक्तावादी समय है, दिखावा पसंद समाज है, फैशन परस्त समाज है। तो वर्तमान समय में यहाँ पर क्या होता है? धनवान लोगों की पूजा होती है, विद्वान लोगों को इतना सम्मान नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरी पंक्ति है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि पर्दे का मतलब है कि अपनी वास्तविकता को छुपाना। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि वर्तमान समय कैसा है? वर्तमान समय है अवसरवादिता का और दिखावा करने का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लेखक कहते हैं कि हे प्रेमचंद को कहा है कि तुम क्या करते हो? तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, यानी तुम जैसे हो वैसा ही दिखाते हो, यानी सादा जीवन रहते हो, ठीक है ना, वैसा ही तुम दिखा रहे हो। तुम्हारा जो चप्पलें हैं वो टूटी हुई है, तुमने जो कपड़े जो पहन रखे हैं बिल्कुल आम जनता के जैसे कपड़े हैं। ठीक है, तो वैसा ही अगर तुमको फोटो भी खिंचवानी होगी तो भी तुमने इस प्रकार की सादा ड्रेस में तुमने वो फोटो खिंचवाई है। ठीक है, तो ये गलत है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, छिपाते नहीं हो, जो भी कुछ छिपाने योग्य है उसको छिपाते नहीं हो। जैसा तुम्हारा हृदय है, ठीक है, अंदर से तुम जैसे हो वैसा ही तुम प्रकट कर देते हो। और आजकल ऐसा नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम दिखावा करते हैं, होते तो कुछ और हैं, हमारा मन कुछ और कहता है, मन में हमारे बहुत गलत चीज़ें भरी हुई हैं। ठीक है ना, दूसरों के प्रति हमारी जो बुरी भावना है वो हमारे मन में है। ठीक है ना, लेकिन दिखाते नहीं है उसको। ठीक है, तो लेखक क्या कहते हैं कि प्रेमचंद क्या करते हैं? वो जैसा है वैसा ही वो दिखाना पसंद करते हैं, पर्दे का महत्व नहीं जानते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? दिखावे को पसंद करते हैं। ठीक है, तीसरी पंक्ति है
कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी और पांव की अंगुली से इशारा करते हो। ठीक है, तो लेखक क्या कह रहे हैं कि प्रेमचंद क्या करते हैं, जिसको घृणा के योग्य समझते हैं, घृणा के योग्य मतलब जिससे नफरत करते हैं या जो दिखावा जो करते हैं जो लोग, ठीक है, उनकी तरफ तुम क्या कर रहे हो, अपने हाथ से इशारा नहीं कर रहे हो, हाथ की उंगली से नहीं बता रहे हो कि वो व्यक्ति ऐसा है, बल्कि तुम अपनी पैर की उंगली से इशारा कर रहे हो। पैर की उंगली से कैसे, कि लेखक ने कहा है कि मेरे पास प्रेमचंद की एक फ़ोटो है, उस फोटो में जो उन्होंने जो जूता पहन रखा है वो फटा हुआ है, ठीक है ना, और उसमें से एक अंगुली दिख रही है। और लेखक कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि जो प्रेमचंद हैं उस अंगुली से, पैर की अंगुली से, उस पाँव की उंगली से क्या कर रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, जो सबसे घृणित है, जो व्यक्ति दिखावा करते हैं उनकी ओर इशारा कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो लेखक क्या कर रहे हैं कि प्रेमचंद जिसको घृणा के योग्य समझते हैं उससे हाथ की उंगली से इशारा नहीं करते, बल्कि पैर की उंगली से इशारा करके बताते हैं, ठीक है ना। पैर की उंगली से इशारा क्यों करते हैं, क्योंकि वो उस बुरी प्रवृत्ति को ठोकर मारना चाहते हैं। पैर की उंगली से कर रहे हैं तो पैर से उस व्यक्ति को या उस स्थिति को वो ठोकर मारना चाहते हैं, उससे संघर्ष करना चाहते हैं, ठीक है, उसको दूर करना चाहते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है कि गंदे से गंदे व्यक्ति की फोटो भी खुशबू देने लगती है। इसका क्या मतलब है कि फोटो तो खुशबू नहीं दे सकती, फोटो खुशबू नहीं दे सकती, लेकिन ऐसा कहा है कि आज का जो समय है वो दिखावा पसंद है, और जब फोटो जब खिंचवाते हैं तो वो दूसरी वेशभूषा धारण करते हैं, यानी अलग से दिखाने की वो अलग करते हैं। यानी हाथी के जो दांत होते हैं खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, ये वाले दांत हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार आजकल के व्यक्ति हैं वो दिखाते कुछ और हैं, तो वो फोटो खिंचवाने के लिए, दिखाने के लिए वो अलग वेशभूषा लाते हैं, और वो हो सकता है उनके पास नहीं हो तो मांग कर भी ले लेते हैं कि भाई तुम्हारी कपड़े मुझे दे दो, तुम्हारे चश्मा मुझे दे दो, जूते मुझे दे दो, ठीक है ना। तो वो मांग भी सकते हैं और स्प्रे वगैरह वो करते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि मानो उस फोटो से भी खुशबू आ सकती है। तो लेखक क्या कहना चाहता है कि जो गंदे से गंदा व्यक्ति जो होगा वो भी क्या है, फोटो में अच्छा दिखने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि उन लोगों पर व्यंग किया गया है कि जो होते कुछ और हैं, गंदे होते हैं, चाहे वो उनका शरीर गंदा हो, उनके वेशभूषा गंदी हो, चाहे उनका हृदय बुरी भावनाओं से भरा हुआ हो, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, ठीक है ना। तो दिखावा पसंद जो लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पर व्यंग किया गया है लेखक हरिशंकर परसाई के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, एक तो लेखक की विशेषताएं समझी हैं, फिर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं समझी हैं, और प्रेमचंद को ये कुछ नाम दिए हैं लेखक ने, इनके बारे में हमने समझा है। तो मूल बात जो यहाँ निकल कर आई है वो ये है कि लेखक ने कहा है कि दिखावा हमें नहीं करना चाहिए, जैसा हम होते हैं वैसा ही हमको आचरण करना चाहिए। धन्यवाद।